नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल्स की श्रृंखला, जिसमें दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कवर कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 के साथ। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार आर्टिकल यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान में भारत देश के दो नाम लिए गए हैं, भारत अर्थात इंडिया। और इसके बारे में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों का संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता। दोस्तों, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपको सुझाव है कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात कन्फर्म होती है कि जो ये शब्द है भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों का संघ होगा, यही प्रदर्शित करता है कि भारत राज्यों के बीच एकता है। और दोस्तों, इस आर्टिकल में जो दूसरी बात है कि जो राज्य हैं उन्हें इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो जो संविधान की प्रस्तावना का एक शब्द और है जिसे अखंडता कहते हैं, तो वो भी यहीं से प्रदर्शित होता है कि भारतीय संविधान अखंड है, यानी वो टूट नहीं सकता, यानी भारत देश के किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो संविधान है, संविधान को विभाजित किया गया है अनुसूचियों में, और अनुसूची को विभाजित किया गया है भाग में, और भाग को विभाजित किया गया है अनुच्छेदों में, और अनुच्छेदों के बाद जो उसमें अनुच्छेदों में प्रावधान हैं उन्हें विभाजित किया गया है धारा में। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान का पार्टीशन कैसे हुआ है, कि संविधान को पहले अनुसूचियों में बांटा जाएगा, अनुसूचियों को भागों में, भागों को आर्टिकल्स में और आर्टिकल्स को धाराओं में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है, यानी ये संसद को पावर दी गई है कि संसद किसी भी नए राज्य का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। नए राज्य का प्रवेश से मतलब है दोस्तों यहाँ पर किसी अन्य भूभाग को अपने भारत देश में मिला लेना। मान लीजिए अगर भूटान कंट्री भारत में विलय करना चाहे तो संसद उसका विलय इस आर्टिकल के तहत करेगी। अगर भारत के राज्यों को ही तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाए तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। अगर कोई अन्य जो राज्य जो भारत देश के अंतर्गत ही नहीं है उसे भारतीय संघ में प्रवेश दिया जाए तो वो आर्टिकल 2 के तहत दिया जाएगा। याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 3 की। जो आर्टिकल 3 है, यहाँ पर आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है कि वे राज्यों के पुनर्गठन कर सके, और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। दोस्तों, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि अगर कोई विधेयक जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित होगा, पुनर्गठन से मतलब है किसी भी राज्य को तोड़ा जाए, किन्हीं दो राज्यों को जोड़ा जाए, यानी भारत के अंदर जो स्थित राज्य हैं उन राज्यों में भी कोई प्रावधान मतलब संशोधन किया जाए उन्हीं राज्यों में, तो वो होगा पुनर्गठन। तो देखिए, उस पुनर्गठन से संबंधित कोई भी जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, यानी उसे विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, और इस संबंध में राज्य विधानमंडल को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ऐसी कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाता है और वो पारित हो जाता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो मेन बात है, इसकी जो मेन पॉइंट है, जो फैक्ट्स है, वो याद रखना है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, और ये केवल शक्ति संसद को ही प्राप्त है। तो देखिए, जो आर्टिकल 4 है वो इसी के प्रोविजंस की बात करता है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 4 है, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद के साधारण बहुमत से। दोस्तों, जब भी साधारण बहुमत की बात आए तो 50% और +1 जो होगा
वो साधारण बहुमत होगा और साधारण बहुमत से इसे पारित कर सकते हैं और इस हेतु संविधान के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी साधारण बहुमत की बात आए तो 50% प्लस 1 और विशेष बहुमत की बात आए तो 66.2/3%। ये होगा, यानी कि संसद के सदस्यों का 2/3 इतने प्रतिशत जो होगा वो संविधान का संशोधन के लिए विशेष बहुमत होगा। और साधारण बहुमत का मतलब है कि 50% और उससे एक अधिक। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जो अनुच्छेद 4 है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है और इस हेतु संविधान के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों संविधान का जो भाग 1 है वह यहीं ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संविधान के पहले भाग से संबंधित है। इसके बाद संविधान का भाग 2 शुरू होगा जो नागरिकता से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 2 में आपको याद रखना है कि जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 2 से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, कई बार जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 5 से 11 तक संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों नागरिकता से संबंधित एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। फिलहाल केवल आप इतना जानें कि संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और दोस्तों यह प्रावधान उस समय के लिए किए गए थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था तथा देश का विभाजन हुआ था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब संविधान के भाग 3 की। जो संविधान का भाग 3 है वो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से रिलेटेड है। दोस्तों आपको देखना होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें संविधान में पहले आर्टिकल में देश की बात की गई यानी संघ की। उसके बाद आर्टिकल 2, 3 और 4 संबंधित है राज्य से और उसके बाद जो आर्टिकल 5 है वो राज्य में रहने वाले नागरिक से संबंधित है। तो दोस्तों आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है सबसे पहले बात करता है संघ की, फिर उसके बाद आर्टिकल्स में बात की जा रही है राज्यों की, राज्यों के बाद बात की जा रही है रहने वाले नागरिकों की और उसके बाद बात कर रहे हैं संविधान के भाग 3 में जो नागरिक हैं उनके अधिकार की। तो आपको ये आसानी होगी याद रखने में कि हम क्रम से ही करते जा रहे हैं जो प्रोविजंस है संविधान के। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जो संविधान का भाग 3 है और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों ही आर्टिकल राज्य को परिभाषित करते हैं। और देखिए इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए जिसके अंतर्गत संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी शामिल होते हैं। ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है आपको कि जो भी अथॉरिटी होगी वो सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होगी। तो आर्टिकल जो 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है और राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे वो भी इसी आर्टिकल में बताया गया है। देखिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 13 की। जो संविधान का आर्टिकल 13 है वो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए आर्टिकल 13 के अनुसार संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। देखिए दोस्तों जो आर्टिकल 13 है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो आर्टिकल 13 का फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि जो संविधान के पहले के कानून हैं वो आर्टिकल 13 के फर्स्ट में बताए गए हैं। आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य, और दोस्तों राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, यानी जो भी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है उसके अंतर्गत आने वाली कोई भी अथॉरिटी पावर, यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसा होता है तो वह उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वह फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन करेगा, उन्हें चोटिल करेगा। इसे दोस्तों कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है 13(2) आर्टिकल। और नंबर बात करते हैं तीसरे की, 13(3) आर्टिकल कहता है
इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन एक्ट और अधिनियम आएंगे। दोस्तों 13(3) के अंतर्गत ऑर्डर, नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशन या ऐसा कोई भी कस्टम मतलब रिवाज, रीति रिवाज जो जिसे कानून माना जाता है तो वह भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी जो आर्टिकल 13 है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है और नागरिकों के लिए यह एक सुरक्षा कवच है। आपको याद रखना है आर्टिकल 13, अगर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल 13 ही पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाती है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी। यानी जहाँ तक वह नियम या कानून मूल अधिकारों का हनन करता है वह उस सीमा तक अवैध माना जाएगा। और आर्टिकल ये जो 13 है वह विधि को परिभाषित करता है और स्पष्ट करता है। और दोस्तों इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि जो संविधान का संशोधन है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। और इसी बात को लेकर कई सारे केस हुए हैं, जितने भी ये केस हुए हैं, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, वो सभी इसी बात को लेकर हुए हैं कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है क्या वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आती है या नहीं। इस बात को लेकर कभी आगे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये बात हुई आर्टिकल 13 की। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही आर्टिकल की वीडियो है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल बात करेंगे हम आर्टिकल 14 से आगे की। धन्यवाद।